तो भाई आज समर स्लैम खत्म हो चुका है और हम पॉसिबली कह सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर आज 100% रिटायर हो चुके हैं। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ब्रॉक लेसनर उसी तरह की स्पीच दी। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई लोग, हमें शो की शुरुआत में ही मैच देखने को मिल जाता है ईओ स्काई वर्सेस ल्यू मॉर्गन का। के लिए तो वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच क्या ज़बरदस्त था भाई। मुझे लग रहा था मैच की शुरुआत में कि क्या होगा, क्या पॉसिबली ईओ स्काई न्यू चैंपियन बन जाएंगे, क्या स्टेफनी वेल्कर का रिटर्न होगा। लेकिन ये मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ और जिस तरह की उम्मीद थी हमें जजमेंट डे का इंटरफेरेंस भी देखने के लिए मिला। तो मैच की तरफ बढ़ते तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी हार्ड हिटिंग, काफ़ी हाई फ्लाइंग मूव्स वाला मैच था। क्योंकि जिस मैच में ईओ स्काई होती है वो मैच काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाता है क्योंकि ईओ स्काई उस तरह की परफॉर्मर है और पॉसिबली ये मैच को ए ग्रेड भी दिया जाएगा। और उसी तरह का परफॉर्मेंस ल्यू मॉर्गन ने भी दिया। मुझे लग रहा था कि ल्यू मॉर्गन कहीं कहीं ऐसा पीछे रह सकते हैं, लेकिन ल्यू मॉर्गन ने वो पेस कंटिन्यू की और वो मैच कंटिन्यू करने की कोशिश चालू थी। लेकिन हमें रकेल रॉड्रिगस का भी इंटरफेरेंस देखने के लिए मिला। उन्होंने इंटरफेरेंस किया लेकिन ल्यू मॉर्गन उसको भी आउटकम किया। लेकिन मैच के अगर हम सीधी सीधी एंडिंग की तरफ बढ़े तो ल्यू मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगाया पहले ओब्लिवियन, उसके ऊपर उन्होंने काउंटर किया लेकिन उसके बाद डबल नीज लगाई ल्यू मॉर्गन ने। फिर उसके बाद वापस ओब्लिवियन पड़ता है और फिर इसका कोई जवाब नहीं होता। ल्यू मॉर्गन अपना टाइटल डिफेंड करने में और रिटेन करने में कामयाब हो जाती है और क्या कुछ मुझे चली जाती नाचते गाते, बोलते देखो देखो मैं जीत गई। फिर हमें देखने के लिए मिलता है 6 मैन टैग टीम मैच। एक तरफ होती है ब्लड लाइन, दूसरी तरफ होते हैं कौन, सोलो सिकोवा, एलए नाइट और रॉयस कीद। और भाई ये मैच अगर शो का सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग, सबसे एंटरटेनिंग मैच कर सकते हैं हम तो ये मैच को कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से भाई सोलो सिको ने परफॉर्मेंस किया, सोलो सिको जब से फेस सुपरस्टार बने, सोलो सिको की परफॉर्मेंस, जिस तरह का उनके क्राउड का बैकअप मिलता है, उन्होंने तो जे उसो का म्यूजिक बजवा दिया और उसके ऊपर उन्होंने यीट भी कराया। और ये देख के जे उसो काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी कि साला तू मेरा छोटा भाई होके ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा म्यूजिक के ऊपर यीट कर रहा है, यीट कराता है सोलो, ऐसा उन्होंने कहा। और ये मैच वापस कंटिन्यू हुआ। जे उसो, जेकब फाटू और जिमी उसो ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई और वो उस तरह से लड़े। लेकिन भाई मैच के अगर हम एंडिंग की तरफ बढ़े तो वो लगाने जाते जे उसो जिमी उसो 1D और उसके ऊपर सोलो सिखवाते वो लगा देते जिमी उसो को क्या तो समोन स्पाइक गले पे। और उसके बाद फिर मौका मिल जाता है एलए नाइट को, तो एलए नाइट लगाते अपना फिनिशर ब्लड फोर्स ड्रामा, हम कह सकते BFT, और ये मैच में जीत जाते भाई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन तीनों के सामने रोमन रेंस को फेस करना, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे जब रोमन रेंस आएंगे तो रोमन रेंस को क्या जवाब देंगे तीनों कि हम कैसे क्या हार गए, कहाँ पे। तो समर स्लैम में रोमन रेंस सवाल करेंगे कि भैया तुम हारे कैसे उन तीनों से, और इसके ऊपर जेकब फाटू क्या जवाब देंगे, जिमी उसो क्या जवाब देंगे। ये चीज़ देखने लायक होगी क्योंकि रोमन रेंस अगर टाइटल रिटर्न कर लेते सेथ रॉलिंस के आगे, और पॉसिबली कर ही लेंगे, तो उसके बाद रोमन रेंस पूछेंगे और 100 टक्का पूछेंगे और स्टोरी लाइन किस तरफ जाएगी, ये देखने लायक चीज़ होगी। और फिर इसके बाद मैच आता है गुंथर वर्सेस निक एल्डस का। गुंथर की पहले एंट्रेंस हुई, फिर क्या वही सेम निक एल्डस की एंट्रेंस हुई। और भाई मैं कह रहा हूँ लगभग 3 साल का गैप था निक एल्डस की रेसलिंग में, क्योंकि निक एल्डस ने इंडिपेंडेंट सीन में काफ़ी ज़्यादा रेसलिंग कर रखी है। वो वर्ल्ड चैंपियन भी है बाहर, WWE के बाहर वो वर्ल्ड चैंपियन। अगर आपने TNA रेसलिंग का नाम सुना होगा तो वहाँ के वो फॉर्मल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है और उसी तरह के परफॉर्मेंस उन्होंने दी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव, अपनी पावर दिखाई उन्होंने। जिस तरह से वो गुंथर को सुप्लेक्स लगा रहे थे, फिशरमैन सुप्लेक्स लगाया उन्होंने गुंथर को, जिस तरह से मिड एयर में उन्होंने गुंथर को पकड़ा। गुंथर ऐसा कह ही नहीं सकते कि भाई ये नौसिखिया है, और भाई उन्होंने गुंथर को क्या पटक के मारा है। और क्या उनका जो सबमिशन मूव है क्लोरी रिप, और वो भी लगाया उन्होंने गुंथर के ऊपर, और लेकिन गुंथर उससे भी बच गए। लेकिन भाई जब गुंथर ने रिटर्न किया मैच में तो उन्होंने सीधा सीधा उसको पकड़ा, उसको क्या लगाया, निक एल्डस को लगाया एक स्लीपर होल्ड, और ये मैच में गुंथर जीत गए। फिर मैच के बाद क्या निकी जेम्स वगैरह आ गए, उनको हक किया और क्राउड कर रहे थे यू स्टिल गॉट इट ऐसे चैंट्स लग रहे थे निक एल्डस के लिए भाई। लेकिन निक एल्डस ने काफ़ी अच्छी रेसलिंग की, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया निक एल्डस ने भाई, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि निकी जेम्स भी आ गए, उनका बेटा भी आ गया, और वो सीन देखे हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए। फिर हमें देखने को मिलता है 6 वुमेन टैग टीम मैन। एक तरफ होते हैं फेटल इन्फ्लुएंसर और दूसरी तरफ होते हैं पेज, निकी बेला और ब्री बेला। और भाई ये मैच ठीक था, लेकिन मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। ये मैच में अगर मैच को किसी सुपरस्टार ने कैरी किया होगा तो वो सुपरस्टार थी पेज। पेज ने भाई ये मैच में जो नई सुपरस्टार थी फेटल इन्फ्लुएंस की तीनों, उनको काफ़ी ज़्यादा तकड़ी टक्कर दी
और भाई ये मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये मैच में हम गए तो हमें स्टील स्टेप्स के ऊपर रोलिंग बॉल देखने के लिए मिला, जिस तरह से मूव लगाते, डाइविंग हेडबट देखने के लिए मिले, सेंटॉन्स देखने के लिए मिले, सुप्लेक्सेस देखने के लिए मिले। ये मैच में अगर कोई वीक कड़ी थी तो वो शायद मेरे हिसाब से निकी बेला थी, क्योंकि निकी बेला ने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिया। भाई एज भी हो चुकी है, एज इज़ अ नंबर, क्योंकि फीमेल सुपरस्टार मेल सुपरस्टार की तरह ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे अच्छे पैदा करने के बाद बॉडी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समझ लो था। और ये मैच के एंडिंग में फेटल इन्फ्लुएंस जीत गई, लेकिन मैच खत्म होने के बाद इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, दोनों बेलास टर्न कर देती है पेज के ऊपर और उनके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि पेज तेरे वजह से हमारे। और फिर निकी बेला अटैक कंटिन्यू करती है, बोलती पेज तू मेरी जगह लेगी, इतनी हिम्मत, इतनी बड़ी हो गई तू कि मेरी जगह लेगी। और वो उनको उठा के अपना फिनिशिंग मूव भी लगाती है और उसके बाद उनके नेक के ऊपर भी अटैक करती है और जाते जाते कहती है कि पेज संभल के रहे, अब हम तेरे लिए आ रहे हैं, तेरे ऊपर अब अटैक कंटिन्यू रहेंगे। अब पता चलेगा कि मंडे नाइट रॉ पे पेज क्या करती है, अटैक का जवाब कैसे देती है, और सबसे मेन बात कि पेज की मदद कौन सा सुपरस्टार करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक का मैच। ये मैच देख के मैं थोड़ा सा हैरान था, क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये मैच मेन इवेंट में होगा, लेकिन WWE ने इसे प्री मेन इवेंट में डाला, यानी मेन इवेंट के पहले का मैच। और ये मैच में पहले कोडी रोड्स ने एंट्रेंस की, उसके बाद CM पंक ने एंट्रेंस की, और दोनों सुपरस्टार्स के लिए क्राउड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चैंट्स लग रहे थे। और भाई सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे को आंखों में आके डाला, स्टेयर किया, और फिर ये मैच चालू हुआ। क्या ज़बरदस्त मैच दिया भाई दोनों सुपरस्टार ने। हम ये कह ही नहीं सकते कि CM पंक उनकी लगभग 50 को टच करने वाले, 50 की उम्र होने वाली उनकी, CM पंक ने उस तरह का परफॉर्मेंस किया। CM पंक ने भाई बैरिकेड के ऊपर से कोडी रोड्स के ऊपर क्लोज लाइन लगाई, काफ़ी ज़्यादा मूव्स लगाए। और मैं आपको क्या कहूँ, CM पंक के ऊपर ऐसे ऐसे मूव्स लगाए कोडी रोड्स ने। फिर CM पंक ने भी कम बैक किया, उनके ऊपर सुप्लेक्सेस लगाए, उनको पकड़ा, और फिर कोडी रोड्स ने शायद फिगर 4 भी लगाया था CM पंक के ऊपर। CM पंक काफ़ी ज़्यादा यानी सेल कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा वो मूव को, फिगर 4 को, क्योंकि कोडी रोड्स का पैर पूरी तरह ज़मीन पे टिका नहीं था, यानी वो प्रेशर पूरी तरह नहीं था। लेकिन CM पंक जिस तरह से सेल कर रहे थे ना, वो देखिए काफ़ी ज़्यादा समझ आ रहा था कि साला बहुत ज़्यादा दर्द में। फिर हमें क्रॉस रोड देखने के लिए मिला, GTS देखने के लिए मिला, लेकिन उसके ऊपर भी किकआउट्स हो रहे थे। और फिर अचानक आते हैं रेंडी ऑर्टन का रिटर्न, और वो लगाते हैं RKO और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि रेफरी नॉकडाउन था। फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं कौन, तो CM पंक लगाते, फिर अपना फिनिशर GTS और कोडी रोड्स को पिन करके अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं, और इस तरह से CM पंक ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। भाई मेन इवेंट में ओबा फेमी की क्या डेंजरस एंट्रेंस होती है, ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस होती है। ब्रॉक लेसनर के लिए पॉल हेमन, जो उनका हर बार का माय नेम इज़ पॉल हेमन वगैरह वगैरह, ब्रॉक लेसनर की तारीफ करते हुए वो सब उनका चलता है। फिर ये मैच की शुरुआत होती है भाई हेल इन अ सेल में। क्या नहीं था भाई ये मैच में, ओबा फेमी की पावर, ब्रॉक लेसनर की पावर, दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को डोमिनेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ब्रॉक लेसनर ने यहाँ तक कि सुप्लेक्स सिटी में लेके गए ओबा फेमी को लेकर, ओबा फेमी सुप्लेक्स खाते ही खड़े हो जा रहे थे, यानी नो सेल सुप्लेक्स का। उसके बाद ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को रिंग के बाहर टेबल पे पावर बॉम्ब दे दिया। फिर से ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया और वापस सुप्लेक्स सिटी में भेजा, लेकिन वापस से नो सेल। फिर ब्रॉक लेसनर ने उठाई चेयर और चेयर से अटैक किया, यानी क्या पावरफुल चेयर स्ट्राइक थी ब्रॉक लेसनर की तरफ से। फिर स्टील स्टेप्स उठाया, स्टील स्टेप से ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया, लेकिन तब भी ओबा फेमी नीचे रहने को तैयार नहीं थे। फिर ब्रॉक लेसनर ने तीन F5 दिए, लेकिन उसके बाद भी ओबा फेमी नीचे रहने को तैयार नहीं था, डाउन रहने के लिए तैयार नहीं था, हार मानने को तैयार नहीं थे। फिर ब्रॉक लेसनर का दिमाग खराब हो जाता है, वो फाड़ देते मैट के ऊपर जो एकदम पतली लेयर ऑफ फोम रहती है, प्रोटेक्शन रहता है, वो फाड़ देते और उसके बाद वो ओबा फेमी को उठा दिया अपने शोल्डर्स के ऊपर। सबको लगा कि F5 देंगे, लेकिन वो ट्रांजेक्शन कर देते टूमस्टोन पाइल ड्राइवर में, और अंडरटेकर का मूव, अंडरटेकर का फिनिशर टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगा देते ओबा फेमी के ऊपर। लेकिन भैंस की आप ओबा फेमी उसके ऊपर भी किकआउट कर देते और ब्रॉक लेसनर को ये चीज़ एकदम देख के शॉक रह जाते हैं ब्रॉक लेसनर। फिर ओबा फेमी उठते हैं, फिर क्या ब्रॉक लेसनर को उठा के पटक देते, उनका फिनिशर लगाते, फिर ब्रॉक लेसनर के ऊपर किकआउट नहीं कर पाते, ब्रॉक लेसनर हार जाते। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर माइक लेते, ओबा फेमी को हक करते, सेकंड वगैरह करते और कहते कि मैं पास हूँ और अब ओबा फेमी तुम्हारा फ्यूचर है। ओबा फेमी को अच्छा चाहिए, ओबा फेमी को ओवर करने का काम ब्रॉक लेसनर ने ये मैच में किया। ओबा फेमी को वो रास्ते में कह दिया कि भाई रिस्पेक्ट, अच्छा लड़ा, तू नया है लेकिन अच्छा लड़ा, तूने मेरे को हराया, चल जाने दे, मैंने तेरे को माफ़ किया। फिर ओबा फेमी भी कहती कि मैं ब्रॉक लेसनर को रिस्पेक्ट करता हूँ, ब्रॉक लेसनर मुझे रिस्पेक्ट करता है और वो मेरा आइडल है, ऐसा वैसा कह के ब्रॉक लेसनर पॉसिबली अब हमें WWE से रिटायर होते हुए दिख सकते हैं ये मैच के बाद। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना।